बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5 है ये हमारा, ठीक है, जिसमें हम पंक्चुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि हम इन पंक्चुएशंस को लिखते कैसे हैं और उनके साइंस कैसे होते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फुल स्टॉप जो है उसको पीरियड भी कहते हैं और फुल स्टॉप भी, ये बिंदी के टाइप का निशान या सर्कल होता है। कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सेमी कॉलन, ठीक है, अपॉस्ट्रोफ, कॉलन, ठीक है, ये सारे होते हैं। अच्छा, ये एक्सक्लेमेशन और ये ब्रेसेस होती हैं। ब्रेसेस भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कॉलन, सेमी कॉलन्स और डैशेस। इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, और प्रैक्टिस करवाऊंगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अगर देखें कि पंक्चुएशन को, ठीक है, अगर आप यहाँ कॉर्नर में देखें तो पंक्चुएशंस को हम बेसिकली कैपिटल लेटर्स भी कहते हैं और इसको उर्दू में कहते हैं औकाफ, ठीक है। कॉमा को हम इंग्लिश में उर्दू में सख्ता, फुल स्टॉप को खात्मा, सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को निदाइया या फिजाइया कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को वावैन और एपोस्ट्रोफ को मलकियत जाहिर करने का निशान, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 7 इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशंस हैं, इसके अलावा भी हैं, मतलब वो फिर उनकी आगे टाइप्स बढ़ती जाती हैं, लेकिन बेसिक जो हैं वो 7 हैं, जिसमें पीरियड्स ये सारी मैंने आपको रिपीट करवा दी हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर वाले उर्दू वाले ट्रांसलेशन वाले पॉइंट से। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ मैंने बतानी है, मतलब इस पिक्चर का और इस रिटन फॉर्म का लिखने का अलग अलग ये मकसद है कि यहाँ पे तो आपको उर्दू में इनके मीनिंग्स पता चल गए और पता होने भी चाहिए, ठीक है, कि उर्दू में उसको क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं। और दूसरा, इस तरह से लिस्ट में लिखने का ये बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क को हम इंटरोगेशन भी कहते हैं, और इसके अलावा ये जो फर्स्ट 3 हैं यानी पीरियड जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क जिसको हम इंटरोगेशन भी कहते हैं। ये स्लैश डाल के दो नाम इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनको दो नेम है इनके, मतलब किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। उसके अलावा ये टर्मिनल पंक्चुएशन इसलिए लिखा है कि ये जो पहले 3 हैं इनको हम टर्मिनल पंक्चुएशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मार्क का साइन गलती से यहाँ चला गया, यहाँ आना है। उसके बाद आगे वाले जो 3 हैं, कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन, इसको हम पॉजेस कहते हैं, ठीक है, ठहराव, ठीक है। और ये 7th वाला अलग से है। अब इस पूरी पंक्चुएशन का बेसिक मकसद क्या होता है कि वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ टू यूज़ इट, कि इन पंक्चुएशंस को हमने कब, कहाँ, क्यों इस्तेमाल करना है, ठीक है, सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टर्मिनल पंक्चुएशन। जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया कि पहले 3 क्या हैं, टर्मिनल पंक्चुएशन, आगे वाले 3 क्या हैं, पॉजेस। तो इसी तरह हम टर्मिनल पंक्चुएशन के पहले 3 वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद पॉजेस वाले पढ़ेंगे और उसके बाद अपोस्ट्रोफ। तो सबसे पहले टर्मिनल पंक्चुएशंस देखते हैं। ये मैंने पिक्चर साथ में इसलिए लगाई है ताकि आपको साथ साथ याद रहे हम कौन सा पॉइंट पढ़ने लगे। तो अभी हमने पढ़ना है पीरियड या जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, वो सबसे पहले पढ़ना है। तो अगर आप देखें कि पीरियड को अमेरिकन के लिहाज से देखा जाए तो वो इसको पीरियड बोलते हैं, और ब्रिटिश के लिहाज से देखा जाए तो वो इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, ठीक है। AME अमेरिकन और BRE ब्रिटिश। द पीरियड या फिर डॉट, यानी डॉट का जो साइन होता है उसको हम पीरियड भी बोलते हैं और फुल स्टॉप भी। इसका यूज़ क्या होता है, इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। उसने कहा है कि 2 तरह के हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं और इस फुल स्टॉप को या इस पीरियड के निशान को हम उसके एंड पे लगाते हैं उन दोनों सेंटेंसेस के। अब वो 2 सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, कौन से होते हैं, क्या होते हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस का मतलब है कि सेंटेंसेस विच गिव्स इंफॉर्मेशन, जो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, उसके एंड पे हम फुल स्टॉप या पीरियड लगाते हैं। अब एग्जांपल देखें इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। द टीचर मोशनड द बॉय टू स्टडी, ठीक है। यहाँ पे मोशन लिखा गया है, यहाँ पे मेंशन आई थिंक आना है,
ठीक है। तो द टीचर मेंशन द बॉय टू स्टडी। ठीक है, अब ये कंप्लीट है कि वो स्टडी के लिए कह रहा है बॉय को। ठीक है, टीचर ही इज 8 years old, उसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि वो 8 साल का है। ठीक है, और द स्काई इज ब्लू, इसमें भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। तो सेंटेंसेस विच गिव्स इन्फॉर्मेशन, जो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। और पीरियड या फुल स्टॉप का निशान इन दो सेंटेंसेस के एंड पे लगता है। तो ये देखें आपने, द स्काई इज ब्लू के बाद डॉट लगाया हुआ है, यहाँ पे भी देखें डॉट लगा हुआ है, इस सेंटेंस में भी देखें डॉट लगा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस क्या होता है, नेक्स्ट जो है टाइप कौन सी होती है सेंटेंस की, दूसरी होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कमांड्स और रिक्वेस्ट, यानी आप किसी को या तो हुक्म सादर कर रहे हैं या फिर आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जांपल देखें, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, वो पानी मांग रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। डोंट एवर टच माई फ़ोन, ये क्या कर रहा है, वो हुक्म कर रहा है। ठीक है, कि मेरे मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। गिव मी अ पेन अ पेंसिल, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। प्ले विद इंटेंसिटी एंड करेज, ये उसको मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब कि आप किसी को अगर कमांड दे, फिक्रे को दे के पता चल जाता है कि उसमें क्या है। जब आप बोलते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपके एक्सप्रेशन से अगला बंदा आपको जांच लेता है कि आप किस मूड में हैं, किस टोन में हैं और आप क्या कह रहे हैं। इसी तरह डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में एक कंप्लीट सेंटेंस जो हमें इंफॉर्मेशन देता है उसके एंड पे हम फुल स्टॉप या पीरियड लगाते हैं। और दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसके अंदर कोई कमांड या कोई रिक्वेस्ट हो और उसके साथ साथ पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही हो सेंटेंस के अंदर, उसके एंड पे हम लगाते हैं फुल स्टॉप या पीरियड का साइन। आगे देखें, पहले हमने पढ़ा पीरियड या फुल स्टॉप का साइन, अब हमने क्या पढ़ना है, सेकंड पॉइंट एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये देखें, ये कॉर्नर में जो मैंने छोटी सी पिक्चर लगाई है उसके 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स का के अंदर हमने पढ़ना है सेकंड पॉइंट एक्सक्लेमेशन मार्क। द एक्सक्लेमेशन मार्क, इट इज़ यूज टू कन्वे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सडन, ठीक है, आउटक्राई और एम्फेसिस। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी एग्जांपल ये है, देखें, जब आपको अचानक से किसी खबर का पता चले या ठीक है कोई खुशी की खबर मिले, तो इन चीज़ों के लिए हम, या आप किसी को बुला रहे होते हैं और बुला के आपने किसी को बात करनी होती है, तब आप कहते हैं एक्सक्लेमेशन का यूज़। तो सब एग्जांपल्स देखें, आई टोल्ड यू टू गो आउट। ठीक है, आपने क्या किया है, आपने एक स्ट्रॉन्ग जो है उसको मैसेज दिया है। फिर ठीक है, गेट आउट, गेट ऑफ माई लॉन। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दे रहे हो उसको, ठीक है, अपने इमोशंस से। ठीक है, फिर एक्साइटमेंट में देखें, आई कैन नॉट वेट टू गो टू बुरे वाला। ठीक है, क्या आप इंतज़ार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपकी एक्साइटमेंट है। सरप्राइज, ओह यू ऑलरेडी बॉट अ न्यू कार। ठीक है, तो खुशी के लम्हात या कोई भी आप कह लें ऐसी चीज़ें जो आपके इमोशंस को शो करें, ठीक है, सडन हो या कोई भी, तो उसके लिए हम जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखें, एक्सक्लेमेशन मार्क में और भी चीज़ें आ सकती हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गए, एग्जांपल्स होगी नो इमोशंस, एक्साइटमेंट, एंगर, नाराज़ होते हैं आप वो भी। ठीक है, स्ट्रिक्ट कमांड, कोई आपने गुस्से में कुछ कमांड दे दिया किसी को, लाइक जैसे इसने कहा गेट ऑफ माई लॉन। फिर पेन हो गई, आप अपनी पेन जो है उससे रिलेटेड किसी को कुछ कहते हैं। अमेजमेंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह के सारे फ़िक्रात, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ़िक्रे के एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो आप देखें, ये गेट ऑफ माई लॉन है, लॉन के आगे उसने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद आई कैन नॉट वेट टू गो बुरे वाला, इसके आगे उसने लिख दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ओह, ओह के बाद भी उसने लगा दिया, फिर उसने पूरे फिक्रे के बाद भी लगा दिया एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने जाना है टर्मिनल पंक्चुएशन के तीसरे पॉइंट पे, जो कि है क्वेश्चन मार्क। आप देख सकते हैं, पहला हमने पीरियड और फुल स्टॉप पढ़ा, दूसरा हमने एक्सक्लेमेशन मार्क पढ़ा, और तीसरा हम पढ़ने लगे हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, जब आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं या किसी से बात करते हैं तो आपके एक्सप्रेशन से उसको पता चल जाता है कि आप उससे कुछ पूछ रहे हैं या उसको बता रहे हैं। लाइक देखें, क्वेश्चन मार्क को इंटरोगेशन मार्क भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू मार्क द एंड ऑफ ए क्वेश्चन। आपने पूछा व्हाट डू यू डू, आपने पूछा है, तो आस्किंग या आस्क, किसी से कुछ पूछने वाले अंदाज में जब आप पूछते तो फिक्रे के एंड पे ये वाला साइन लगता है। हु लिव्स इन दैट हाउस,
ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आप पूछ रहे हैं वाई आर यू स्टिल हियर, आप पूछ रहे हैं उससे, तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो आज हम फिर हमने पढ़ना है पॉजेस। ठीक है, आप देखें मैंने आपको बताया था पहले तीन जो हैं पीरियड, एक्साइटमेंट, क्वेश्चन मार्क, ये क्या है टर्मिनल पंक्चुएशन। आगे कॉमा, सेमीकोलन और कॉलन, इसको हम क्या कहते हैं पॉजेस, अगर आपको याद हो। ठीक है, ये देखें मैंने आपको कहा था ना, ये आगे पहले वाले तीन क्या हैं टर्मिनल पंक्चुएशंस और ये नीचे वाले तीन क्या हैं पॉजेस। अब हमने पढ़ने हैं पॉजेस बिकॉज हमने टर्मिनल पंक्चुएशंस पढ़ ली हैं। कॉमा हम कहाँ पे यूज़ करते हैं पॉजेस में, सबसे पहला क्या है कॉमा। कॉमा का रूल क्या है, देखिए पहले कॉमा का ये वाला साइन है। ठीक है, उसके बाद रूल क्या है सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट, आइडियाज़ और एलिमेंट्स। जब आपके पास काफ़ी ज़्यादा आइटम्स होते हैं एक लिस्ट के अंदर तो आप उनको अलग करते हैं तो कॉमा के ज़रिए करते हैं। एग्जाम्पल देखें, व्हेन आई वेंट स्विमिंग आई सॉ अ स्नेक। अब आपने कहा कि जब आप स्विमिंग ठीक है के लिए गए तो आपने क्या किया एक स्नेक को देखा, तो आपने क्या किया इस फिक्रे को ब्रेक किया है। ठीक है, कॉमा लगा के उसको स्पेस दी है, पोज दिया है उसको, ठीक है, वक्फा दिया है उसको। थैंक्स फॉर योर हेल्प उल्फत। ठीक है, आपने किसी को शुक्रिया बोला है और उसका नाम लेकर बोला है तो उस नेम से पहले आपने क्या किया कॉमा लगा दिया। अब आइटम्स इन ए लिस्ट का मतलब क्या है, वो नीड टू बाय अ टी, शुगर, एग्स एंड मिल्क फॉर द केक। अब इतनी ज़्यादा आइटम्स आपके पास आ गई हैं, एक लिस्ट आ गई है और आपने इनको सेपरेट कैसे करना है कॉमा के ज़रिए, क्योंकि आपके पास एक या एक से ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं तो अपन को कॉमा के ज़रिए जो है वो सेपरेट करते हैं। उसके बाद ये कॉमा का फर्स्ट रूल था जिसमें हम सेपरेट करते हैं चीज़ों को लिस्ट को। उसके बाद दूसरी जो है ना बी रूल, उसमें क्या करते हैं सेपरेट वर्ड्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारी लगा लें कि हमारे पेज में या हम कोई काम कर रहे हैं जो हमारे सेंटेंसेस का हिस्सा होते ही नहीं है तो हम उनको भी इस कॉमा के ज़रिए अलहदा करते हैं। तो उसमें क्या होता है फॉर्मल लेटर्स और ईमेल्स, जब हम लेटर लिखते हैं किसी को या ईमेल्स लिखते हैं तो हम कॉमा के ज़रिए उनके उन चीज़ों को अलग करते हैं। ठीक है, जो कि सेंटेंसेस का पार्ट नहीं होती। लाइक सैल्यूटेशन होगी, ग्रीटिंग्स हो गई जितनी भी। ब्रिटिश में देखें डियर सर को आप कॉमा से अलग करते हैं जब आप कोई लेटर या ईमेल लिखते हैं, डियर मैम, ठीक है, डियर उल्फत, या किसी को नाम पुकारते हैं तो आप लेटर और ईमेल के अंदर ऊपर लिखते हैं और उसको कॉमा से अलग कर देते हैं क्योंकि वो सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, वो आप किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे होते हैं। अगर अमेरिकन के लिहाज से इसी डियर सर, डियर मैडम और डियर उल्फत को देखा जाए तो वो कॉलन के ज़रिए किसी को पुकारते हैं। ठीक है, लाइक वो ईमेल और फॉर्मल लेटर्स के अंदर जब लिखते हैं तो वो कॉलन के ज़रिए करते हैं। ये कॉलन लगा हुआ है, कॉलन का साइन है, दो डॉट्स जो हैं, जबकि ये वाला साइन जो है ये कॉमा का है। अब अनफॉर्चुनेटली, फ्रैंकली, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो हम कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। अब थर्ड चीज़ जो होती है वो फॉर्म्स ऑफ एड्रेस होता है। लाइक सर, आपने किसी ईमेल या लेटर के अंदर लिखना है या कहीं भी लिखना है तो आप सर कह के पुकारते और आगे कॉमा। मैम, नाम ले दें उल्फत या उस्मान, जो भी नाम लेना है। फिर क्लोजिंग जो होते हैं आपके पास एक लेटर और ईमेल के अंदर वर्ड्स एंड पे हम लिखते हैं ना, यूअर्स फेथफुली, उसको कॉमा लगाते हैं। यूअर्स सिंसियरली, इस पे कॉमा लगाते हैं। यूअर्स ट्रूली, उस पे कॉमा लगाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स ईमेल्स या लेटर्स के अंदर या कोई आप किसी को कुछ लिख रहे हैं जो सेंटेंसेस का हिस्सा नहीं होते, आप उसको कॉमा के ज़रिए अलग करते हैं। ठीक है, सी थर्ड पार्ट उसका क्या होता है सेपरेट लिंकिंग वर्ड्स हाउ एवर देयर फोर। कोई आप एक सेंटेंस है आपके पास और उसके अंदर हाउ एवर या देयर फोर यूज़ हो रहा है तो आप उसको भी कॉमा के ज़रिए सेपरेट करते हैं क्योंकि ये लिंकिंग वर्ड्स होते हैं ना, इनका नाम हाउ एवर देयर फोर, इस तरह के वर्ड्स को हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। तो कॉमा का यहाँ पे भी क्या मकसद है कि इन लिंकिंग वर्ड्स को कॉमा से अलग करना। आगे हमने पढ़ना है कि सेमीकोलंस के रूल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पीछे हमने क्या पढ़ा पॉजेस, पॉजेस के अंदर था कॉमा। अब पॉजेस का दूसरा पॉइंट पढ़ना है सेमीकोलन। अच्छा जी, सेमीकोलन कब यूज़ होता है? सेमीकोलन के पहले तो आप निशान देख लें कैसा होता है, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा।
टू मेक द गैप बिटवीन टू सेंटेंसेस स्मॉलर। ठीक है, दो सेंटेंसेस आपको दिए होते हैं और कहा जाता है कि इसको इसके अंदर सेमी कॉलन लगाएं। तो इसका मतलब ये होता है कि दो सेंटेंसेस को आपने सेमी कॉलन के ज़रिए जोड़कर उसको शॉर्ट करना है। लेट्स गो टू द लाइब्रेरी टू स्टडी। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ आ रही है, इसके अंदर आपने उसके आगे लगा दिया सेमी कॉलन। इट्स द ओनली प्लेस वेयर आई कैन फुली कॉन्सेंट्रेट। अब वो कह रहा है कि लाइब्रेरी जाकर अगर वो पढ़ेगा तो वो एक ऐसी जगह है उसके लिए जहाँ पर वो फुली कंसंट्रेट कर सकता है अपनी स्टडी के ऊपर। तो ये दो फिक्रात थे जिसको हमने अलग कर दिया एक सेमी कॉलन के ज़रिए। ठीक है, आगे दूसरी देखें। टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कंप्लीट सेंटेंस विद वर्ड्स सच एज हाउएवर, नेवरथलेस, देयरफॉर। फॉर एग्जांपल, लूसी डज नॉट पे इनफ अटेंशन टू हर यूनिवर्सिटी स्टडीज़ फॉर। ठीक है, आगे जो भी सेंटेंसेस के आएगा तो वो कह रहा है कि आप किसी चीज़ के या किसी वर्ड के बारे में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और उसके अंदर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं हाउएवर, नेवरथलेस, देयरफॉर, तो इन वर्ड्स को भी आप कोमा के ज़रिए सेपरेट करेंगे, सेमी कॉलन के ज़रिए सेपरेट कर देंगे। बेसिक सेमी कॉलन का कॉन्सेप्ट यही है कि दो सेंटेंसेस जब आते हैं और उनको आपने अलग करना है तो आप सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। अब आप सेमी कॉलन की एग्जांपल्स देखिए। उस्मान लाइक्स एग्स, उल्फत डज नॉट। ठीक है, उस्मान को एग पसंद है बट उल्फत को नहीं। अब ये दो फिक्रे थे, जहाँ पर एक फिक्रे की बात पूरी समझ आ रही है वहाँ पे सेमीकोलन लगा के दूसरे फिक्रे को लिख के फुल स्टॉप लगा दें। लव आइसक्रीम, इट इज़ माई फेवरेट फूड। टू कंबाइन सेंटेंसेस। अब ये क्या सेमीकोलन होता है, दो सेंटेंसेस को कंबाइन यानी इकट्ठा करने के लिए लगाते हैं। अब ये लगा फॉर एग्जांपल मैंने ये सेमीकोलन लगाया ही नहीं और मैं आपको ये सेंटेंस दे देती हूँ, लव आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम कह लो या। ठीक है, इट इज़ माई फेवरेट फूड। तो मैं आपसे कहूँ कि कहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, तो आपने क्या करना है, पहले फिक्रे को पढ़ना है। जहाँ पर एक चीज़ की समझ आ रही है और दूसरी चीज़ की आगे अलग से समझ आ रही है वहाँ पे आप सेमीकोलन लगा दें। फिक्रे को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। लव आइसक्रीम, समझ आ रही है ना कि आइसक्रीम उसको पसंद है उसको। ठीक है, तो आपने सेमीकोलन लगा दिया। इट इज़ माई फेवरेट फूड, तो वो उसका पसंदीदा फूड है, उसको अलग कर दिया। अब हमने पॉजेस का थर्ड पढ़ना है कॉलन। ठीक है, कॉलन क्या होता है, कॉलन का साइन पहले आप देख लें, दो फुल स्टॉप ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, क्या करता है कॉलन, अ सीरीज इंट्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन आफ्टर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इसका रूल क्या होता है, यूज अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस एन आइटम और अ सीरीज ऑफ आइटम्स, डू नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट आइटम आफ्टर द कॉलन अनलेस इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको इसकी समझ आएगी। सबसे पहले तो उसने कहा है कि ये किसी आइटम को इंट्रोड्यूस करवाता है, क्या करता है। अब ये एग्जाम्पल देखें, यू नो व्हाट टू डू। ठीक है, प्रैक्टिस, जैसे कि मैं आपसे कहूँगी तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस करो इसकी। ठीक है, अब दो चीज़ें, सबसे पहले मैं तो आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, फिर आप उसको जो है वो बोल रहे हो कि इसकी प्रैक्टिस करो। तो फिर उसने क्या किया, इन दोनों चीज़ों के दरम्यान उसने कॉलन लगाया है। आगे उसने कहा था डू नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट आइटम आफ्टर द कॉलन। अब उसने कहा जब आपने कॉलन लगा दिया है तो उसके बाद जो चीज़ आती है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो आपने कैपिटलाइज नहीं करना। तो पी स्मॉल है ना यहाँ पे। ठीक है, फिर देखें दूसरी एग्जांपल, वांट द फॉलोइंग आइटम्स, बटर, शुगर एंड फ्लोर। अब मैंने आपको कहा था जब आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स होती हैं यानी कि आपके पास तीन चीज़ें हैं। ठीक है, बटर है, शुगर है और फ्लोर है। सबसे पहले तो आपने कॉमा के ज़रिए इनको अलग करना है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कॉमा से अलग करते हैं और तीसरी चीज़ को एंड करके लिख देते हैं। वांट द फॉलोइंग आइटम्स। ठीक है, एक चीज़ की समझ आ रही है, आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हो क्या, कि इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप इंडिपेंडेंट क्लॉज की। ठीक है, कि क्या चाहते हो आप आइटम्स को फॉलो करना। ठीक है, बटर हो गया, शुगर हो गया और फ्लोर हो गया। ठीक है, रूल 2 देखें। ठीक है, वो रूल 1 था, इसमें वो कह रहा है कि आपने
A capital letter generally does not introduce a word, phrase or incomplete sentences following a colon. Example देखें, he got what he worked for a promotion. He got what he worked for a promotion that paid a higher wage. क्या कर रहा है वो यहाँ पे? अब इसके अंदर क्या है, पहली जो एग्जाम्पल है उसके अंदर आप प्रमोशन लिखा हुआ है बट आपको पूरे फिक्रे की समझ ही नहीं आ रही। तो दूसरे में क्या है, वो पूरा फिक्रा बोल रहा है जिसमें कॉलन से पहले भी, इस निशान से पहले भी और इस निशान के बाद भी फिक्रे की आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही है। ठीक है, ही गॉट व्हाट ही वर्कड फॉर अ प्रमोशन दैट पेड अ हायर वेज। ठीक है, बेसिकली जो यहाँ पे कॉलन का यूज़ है वो किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉलन को। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि लिस्ट होती है जब काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की या सेंटेंसेस की, तो उन सेंटेंसेस को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हम कॉलन लगाते हैं। ठीक है, और या फिर डायरेक्ट स्पीच के लिए हम कॉलन का यूज़ करते हैं। अब अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है, आई वॉन्ट बटर शुगर एंड फ्लोर, तो ये रॉन्ग है क्योंकि आपने कॉलन भी लगा दिया और इनको कॉमास के ज़रिए अलग करके फुल स्टॉप भी लगा दिया। तो इसका करेक्ट क्या है, आई वॉन्ट बटर। ठीक है, वॉन्ट के बाद आपने कॉलन नहीं लगाना था। ठीक है, आई वॉन्ट बटर, फिर उन चीज़ों को, आइटम्स को अलग अलग कर दो कॉमा के ज़रिए, बटर के बाद कॉमा, शुगर के बाद कॉमा एंड फ्लोर के बाद फुल स्टॉप, तो ये राइट है। इसी तरह अगर आप ये लिख दें, हेयर इज़ व्हाट आई वॉन्ट, ठीक है, कि बटर शुगर एंड फ्लोर, हेयर इज़ व्हाट आई वांट, जो आप चाहते हैं वो यहाँ है। आपने बात कंप्लीट कर दी, आपने इंट्रोडक्शन उसको कंप्लीट दे दिया। ठीक है, फिर आपने लगाया कॉलन, उसके बाद आपने उन आइटम्स को कॉमा से अलग कर दिया। फिर आगे देखें, आई हैव सीन द ग्रेट्स इंक्लूडिंग बैरीमोर, गोइनेस एंड स्ट्रिप। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? आई हैव सीन द ग्रेट्स इंक्लूडिंग बैरीमोर, आपने इंक्लूडिंग के बाद कॉलन नहीं लगाना। ठीक है, बैरीमोर, जीनियस एंड स्ट्रिप, 3-4 चीज़ें हैं, यानी आपके पास लिस्ट है, आपने उनको कॉमा के ज़रिए अलग किया और जहाँ पे आपको पूरी समझ आ रही है, ठीक है, तो ये आपके लिए राइट है। यहाँ पे आपने कॉलन का यूज़ किया ही नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत थी ही नहीं। ठीक है, आगे हमने पढ़ना है अपोस्ट्रोफ। अपोस्ट्रोफ का साइन का जो है वो ऊपर की तरफ उल्टा कॉमा है। ठीक है, मार्क कॉन्ट्रैक्शन इन प्लेस ऑफ ओमिटेड लेटर्स। मार्क कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इट्स, इट इज़, यानी कि किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखना अपोस्ट्रोफ कहलाता है। दे आर, उसको आप दे आर अलग अलग लिखने की बजाय अगर आप लिख दें दे आर, हुज, हु इज़, वेयर, वर, वी आर को आप लिख दें वर, यू आर, यूर। तो अपोस्ट्रोफ यही है कि जो आप लॉन्ग सेंटेंसेस को लिखते हैं वो अपोस्ट्रोफ लगा के आप उसको एज एन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक एग्जांपल देखें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब ट्विंकल को कॉमा से अलग किया, फिर ट्विंकल को कॉमा से अलग किया, लिटिल स्टार को अलग किया, क्योंकि ये 3 लिस्ट थी हमारे पास, यहाँ सीरीज ऑफ आइटम्स थी जिनको कॉमा से अलग किया। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ठीक है, उसके बाद ये आपने ब्रेसेस लगाई और जितनी भी आइटम्स थी उस ब्रेसेस के अंदर लिख दी। ओ होली नाइट। इसी तरह अगर आप देखें, हमने अब कहाँ तक पहुँच गए, हम अपोस्ट्रोफ तक, यानी ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको कहा था वो आपने पढ़ लिए हैं। ठीक है, पंक्चुएशंस के जितने भी 7 बेसिक पॉइंट्स है वो पढ़ लिए। आगे हमने क्या पढ़ना है, अच्छा दूसरी बात ये है कि पोजेसिव प्रोनाउंस नेवर यूज अपोस्ट्रोफ। जो पोजेसिव नाउन्स होते हैं उनके अंदर हम इन अपोस्ट्रोफ का यूज़ नहीं करते, लाइक योर्स, हेयर्स, ओवर्स, देयर्स, इट्स। ठीक है, जब हम पोजेसिव प्रोनाउंस की बात करें तब इन वर्ड्स के अंदर हम अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है कि डैश और हाइफन क्या होता है। डैश और हाइफन 3 किस्म के होते हैं। हाइफन ये थोड़ी सी बोल्ड करके छोटी सी लाइन होती है,
ठीक है। एक होती है एन डैश, दूसरी होती है एम डैश। यहाँ पे ई एन लिखा है ना, तो अगर आप कैपिटल लेटर्स का अकेला एन पढ़ लें, एन एम, एन डैश जो होती है वो थोड़ी सी छोटी होती है और जो एम डैश होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। अब इनका यूजेस क्या है देखें, कंपेयरिंग दी एम डैश, एन डैश एंड हाइफन। नेम देखें हाइफन, हाइफन का शॉर्टकट क्या है डैश, जिसको हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं। एग्जाम्पल देखें, दिस इज ए हाइफन इन एक्शन। ठीक है, दो चीज़ों को आपने अलग किया। इन एक्शन, इन एक्शन को आप इकट्ठा लिख सकते थे, नहीं, हाइफन इन एक्शन, तो आपने इन दोनों के दरमियान क्या लगाया, डैश यानी हाइफन। दूसरा देखें एन डैश, एन डैश हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आल्ट ऑप्शन प्लस डैश, यानी कि एन डैशेस रिप्लेस द 2 in 9 to 5, यानी कि आपने अगर बताना हो कि 1 से 10 तक, ठीक है, 10 से 20 तक, तो आप वो सारा आप 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लिखेंगे तो नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, एन डैश यानी छोटी वाले डैश से एन से 9 से 5 तक लिख दिया कि इसके अंदर जितनी भी नंबर्स हैं वो खुद ही आ जाएंगे। एम डैश थोड़ी सी बड़ी होती है एन डैश है, इसमें हम क्या करते हैं, ब्रेकअप सेंटेंसेस लाइक दैट। उसने कहा कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको तोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखें एम डैश के अंदर, ही इज़ द जेम, द मोस्ट प्रीशियस जेम ऑफ आवर टीम। अब द मोस्ट प्रीशियस जेम जो थी उसको मैंने ब्रेसिस के अंदर लिख दिया, पेरेंथेसिस के अंदर, यानी ठीक है ये जो पेरेंथेसिस हैं इनके अंदर लिख दिया। तो द मोस्ट प्रीशियस जेम को आप एम डैश के ज़रिए भी जो है वो साइन लगा सकते थे, ठीक है, यानी थोड़ी सी बड़ी वाली लाइन करके। आगे हमने पढ़ना है क्लॉज क्या होते हैं और फ्रेज क्या होते हैं। क्लॉज होते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अच्छा, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जब मैंने आपको पीछे एक चीज़ पढ़ाई तो आप सोच रहे होंगे कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पता नहीं क्या होते हैं जिनका ये मैम जिक्र कर रही हैं। ये देखेंगे मैंने किया था ना इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये देखें ऊपर फर्स्ट लाइन में इंडिपेंडेंट क्लॉज का जिक्र किया था। तो अब मैं आपको वही बताने लगी हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं। मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, ठीक है। आई वेंट टू स्कूल, अब पूरी आपको समझ आ रही है कि आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, के फिक्रे के अंदर आपको खुद ही समझ नहीं आ रही होती क्या है। ऑल दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आपको खुद समझ नहीं आ रही, ठीक है। ऑल दो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल आई वेंट टू स्कूल। अब आप कश्मकश में हैं कि आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, ठीक है, और आप स्कूल जा रहे हैं। तो इन डिपेंडेंट क्लॉज में ये होता है कि डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एज अ सेंटेंस, कि आप अपने लिए खुद जो है वो सेंस जो है वो अपने आप को जज नहीं कर पा रहे। जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर होता है आई वेंट टू स्कूल, आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, स्कूल। अब जो होते हैं फ्रेज, फ्रेज के अंदर क्या होता है, अब ये देखें आई वॉज नॉट के अंदर छोटा सा कॉमा ऊपर लिखा हुआ है, वेल के बाद कॉमा लगाया हुआ है, तो ये होते हैं हमारे क्लॉज। हमने वक्फा कहाँ करना है, ठीक है, कहाँ बात को समझना है। फ्रेज क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट। अच्छा, अगर आपसे क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन तो ये आएगी, जो क्लॉज होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर एक वर्ड बनाता है जिस वर्ड की अपनी कोई सेंस होती है, ठीक है, कि हमें समझ आ रही होती है। वो इंडिपेंडेंट होता है और जिसके अंदर इट्स ऑन जो अपनी सेंस नहीं बना पाता वो डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब फ्रेज के अंदर क्या होता है कि ये वर्ड तो होता है लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर वो कंपोनेंट नहीं बनता। नाउन फ्रेज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, वाज वर्किंग वर्ब फ्रेज, वेरी प्रिटी एडजेक्टिव फ्रेज, रियली स्लोली एडवर्ब फ्रेज, इन द बिन प्रपोजिशनल फ्रेज। यानी कि फ्रेज की कितनी टाइप्स हैं, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर आप ये एज एन सब्जेक्टिव और वर्ब इकट्ठे नहीं होंगे, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट,
अब बेस्ट फ्रेंड्स क्या है, कोई सेंटेंस नहीं है, बस आपको समझ आ रही है कि सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। वॉज वर्किंग, ठीक है, काम कर रहा था या उसने काम किया था, ठीक है। वेरी प्रिटी, बहुत खूबसूरत। रियली स्लोली, मतलब एक वर्ड है लेकिन जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।